हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से यूट्यूब पर अपनी इस वीडियो सीरीज में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है राइबोसोम। दोस्तों, राइबोसोम को डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो लेक्चर को एंजॉय कीजिए। लेक्चर समझ में आए, पढ़ाया हुआ समझ में आए, कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी सहायता हो सके और हमारी भी सहायता हो सके। दोस्तों, ये है मेरे रेफरेंसेस जहाँ से मैंने सारा कंटेंट लिया हुआ है। फर्दर नॉलेज के लिए आप इन सभी रेफरेंसेस को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, राइबोसोम क्या है? राइबोसोम आर सेल ऑर्गेनेली एज लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। सेल ऑर्गेनेली की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, अपडेटेड डेफिनेशन है, वो कहती है कि सेल ऑर्गेनेली उनको कहते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, चाहे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो या डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो। अगर वो मेम्ब्रेन बाउंड है तो उसको हम सेल ऑर्गेनेली बोलेंगे। यदि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो उसको हम सेल ऑर्गेनेली नहीं बोलेंगे। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि राइबोसोम क्या होता है कि राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए की, राइबोसोमल आरएनए का पूरा इंटरवाइंड स्ट्रक्चर हो जाता है। इसको हम पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, एक कण बोलते हैं। तो इस प्रकार हम इसको राइबोसोम को ऑर्गेनेली ना बोल के हम बोलेंगे एक पार्टिकल बोलेंगे। ठीक है, एक पार्टिकल बोल सकते हैं, एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। आप इसको ऐसे याद कीजिएगा। तो दोस्तों, बात क्या निकल के आती है कि राइबोसोम्स आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड, देखो इसमें दो चीज़ है। पहला है राइबो न्यूक्लियो यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन का बना हुआ एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम राइबोसोम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसकी डिस्कवरी देखेंगे तो इसकी डिस्कवरी दोस्तों सबसे पहले 1953 में किया गया था। रॉबिन्सन और ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने किया था, और इन्होंने सबसे पहले इसको प्लांट में खोजा था। आप ध्यान दीजिएगा कि जो रॉबिन्सन और ब्राउन साहब हैं, इन्होंने 1953 में राइबोसोम की डिस्कवरी प्लांट में किया था। ठीक है, सबसे पहले। इसके बाद 1955 में एक और साइंटिस्ट आए, पैलाडे साहब। इन्होंने इसको जो है सबसे पहले एनिमल सेल में रिपोर्ट किया। ठीक है। इसके बाद पैलाडे साहब ने इस पर और काम किया। इन्होंने जो है राइबोसोम को एक नया नाम दे दिया, नया टर्म दे दिया, राइबोसोम। ठीक है, प्रॉपर शब्द इन्होंने दिया राइबोसोम। ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि राइबोसोम को हम पैलाडे पार्टिकल भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी राइबोसोम के नाम से ना आके पेपर में पैलाडे पार्टिकल के नाम से आ जाता है। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा कि पैलाडे पार्टिकल क्या होता है कि राइबोसोम ही होता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम राइबोसोम शब्द का मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि राइबोसोम दोस्तों डिराइव्ड किया गया है ग्रीक वर्ड से। पहला है राइबो और दूसरा है सोमा। राइबो मतलब दोस्तों राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा सोमा बताता है बॉडी को। एक्चुअली क्या होता है आप देखेंगे दोस्तों कि राइबो न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है कि लगभग 65% इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और रेस्ट 35% जो होता है इसमें प्रोटीन्स होता है। ये दोनों स्ट्रक्चर ऐसा इंटरवाइंड हो जाता है कि स्पष्ट ही नहीं हो पाता कि कहाँ प्रोटीन है, कहाँ पे राइबो न्यूक्लिक एसिड है। यहाँ पे आप क्या समझे कि राइबोसोम जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इसके शब्द इसका मतलब होता है राइबो, मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और सोमा का मतलब होता है बॉडी। ठीक है। हाँ, यदि दोस्तों इसकी प्रेजेंस देखेंगे, ये कहाँ पाया जाता है या कहाँ नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों इसको भी आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि ये राइबोसोम जो होता है ये सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल है, सभी जगह प्रेजेंट है। यह कह दो ये परमात्मा है, जितनी भी सेल्स हैं ये सब में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इसके बिना कोई सेल्स हो ही नहीं सकती। लेकिन कहते हैं ना हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है। तो बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी एक एक्सेप्शन का ही विज्ञान है। बायोलॉजी में आपको जगह जगह आप एक्सेप्शन मिल जाएगा। तो राइबोसोम के लिए भी एक्सेप्शन है। तो ये कहाँ नहीं पाया जाता है दोस्तों? ये नहीं पाया जाता है रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स। जो मैमल्स की आरबीसी सेल्स होती हैं उनमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है। यदि आप इसको प्रोकैरियोट्स में देखेंगे दोस्तों, प्रोकैरियोट में 70 इस प्रकार का पाया जाता है, और यूकैरियोटिक बात करेंगे एडवांस सेल है जिसमें 80 इस प्रकार का पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये कुछ सेल ऑर्गेनेलीज में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रियम ध्यान देंगे, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है 55 ईयर्स का दोस्तों, और प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया में 78 ईयर्स टाइप का होता है, जो कि ओवरऑल 80 ईयर्स टाइप ही बोला जाता है। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो 70 इस प्रकार का पाया जाता है। खैर ये तो बात थी कि उपस्थिति की, ये कहाँ पाया जाता है कहाँ नहीं पाया जाता है। इसको हम देखते हैं दोस्तों इसका काम क्या है। ठीक है।
अब मन में ये सवाल चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि ये सभी जगह है, इसका कुछ तो इंपॉर्टेंट काम होगा जिसकी वजह से सभी सेल्स में प्रेजेंट हो रहा है, इनफेक्ट सेल ऑर्गेनेलिज में भी प्रेजेंट है। तो दोस्तों इसके फंक्शन की अगर हम बात करें, इसका फंक्शन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका प्रोटीन सिंथेसिस का है। किस फॉर्म में लाई जाती है दोस्तों? वो जेनेटिक कोड के रूप में लाई जाती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि राइबोसोम का काम क्या होता है। राइबोसोम का काम दोस्तों ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये जितनी भी मैसेंजर आरएनए द्वारा जेनेटिक कोड के रूप में इंफॉर्मेशन लाई जाती है उन सभी को ट्रांसलेट कर देता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स के रूप में। तो दोस्तों बात करते हैं इसके नंबर की। इसको दोस्तों समझ लीजिए कि राइबोसोम्स के अगर हम नंबर की बात करेंगे तो इनकी संख्या जो होती है प्रोकैरियोट में हमेशा कम होती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट जैसे कि बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया में एक कॉमन बैक्टीरिया है इकोलाई। सबसे ज़्यादा रिसर्च दोस्तों इकोलाई होता है। इकोलाई में इनकी संख्या लगभग 15,000 होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये दोस्तों कि यूकैरियोटिक में, ठीक है, यूकैरियोटिक में इनकी संख्या लाखों में होती है। वहीं अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें, प्रोकैरियोटिक में इनकी संख्या कितनी होती है? हजारों में होती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो राइबोसोम की जो संख्या होती है सेल टू सेल वेरी करती है। किसी सेल में बहुत कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। मतलब प्रोकैरियोटिक में कम होती है, यूकैरियोटिक में ज़्यादा होती है। कहने का मतलब मेरा ये है। अगर हम राइबोसोम्स के साइज की बात करें दोस्तों, तो साइज में क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं उनकी साइज थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, उनकी साइज लगभग कितनी होती है? 18 नैनोमीटर की होती है। किसमें होती है दोस्तों? ये प्रोकैरियोटिक में होती है। अगर हम यूकैरियोटिक बात करें दोस्तों, तो यूकैरियोटिक में इनकी संख्या 23 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक में इनकी साइज स्मॉलेस्ट होती है, थोड़ी सिंपल होता है इसका स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक बात करें तो यूकैरियोटिक में इनकी साइज जो होती है थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये कहानी थी दोस्तों नंबर और साइज की। दोस्तों राइबोसोम्स के टाइप की बात है तो इसको आप दो प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला होता है दोस्तों कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, उपस्थिति की बेसिस पे इनको हम बांट सकते हैं, और दूसरा इनके साइज की बेसिस पे। ठीक है, अगर हम प्रेजेंस की बेसिस पे बात करें दोस्तों, तो ये प्रेजेंस की बेसिस पे राइबोसोम को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है दोस्तों किसमें? फ्री राइबोसोम, और दूसरा होता है दोस्तों मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। फ्री राइबोसोम क्या होता है दोस्तों कि ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में स्वच्छंद विचरण करता रहता है। ये किसी भी सेल ऑर्गेनेली के मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये कि ये सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें स्वच्छंद विचरण करता रहता है, बिल्कुल मुक्त अवस्था में रहता है। ठीक है, वहीं अगर मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम की बात करें दोस्तों, तो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम जो होता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है। दोस्तों आपने पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, जब हम आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा रहे थे, तो उसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन जो होती है रफ इसीलिए हो जा रही थी क्योंकि उसकी सरफेस पे राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं राइबोफोरेंस की मदद से। ठीक है, इसी वजह से, इसी राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से उसका जो सरफेस था वो रफ हो जा रहा था। मेरे पास इमेज है आपके पास, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये है क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है दोस्तों न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से भी आप देख रहे हैं कि राइबोसोम चिपका हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से भी चिपका हुआ है। तो मतलब क्या है कि राइबोसोम्स को हम इनके प्रेजेंस के बेसिस पे दो प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला है फ्री राइबोसोम, दूसरा है मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। तो आप सोचेंगे कि ये दोनों राइबोसोम्स का काम क्या होता है? दोस्तों दोनों ही राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, लेकिन दोनों की प्रोटीन में कुछ अंतर होता है। अंतर क्या होता है? जिस प्रोटीन का सिंथेसिस फ्री राइबोसोम करता है उसको जो सेल्स होती हैं सेल्फ यूटिलाइज करती है। ठीक है, उसको क्या करती है? सेल जो है सेल्फ यूटिलाइज करती है। और जो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम जिस प्रोटीन का सिंथेसिस करता है उसको क्या किया जाता है? उस प्रोटीन को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं साइज के बेसिस पे राइबोसोम्स की टाइप की। तो दोस्तों आप इसमें देखेंगे कि इसमें भी क्या होता है कि राइबोसोम्स को हम दो प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होता है दोस्तों 70S राइबोसोम, जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों 80S राइबोसोम, जिसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक दोस्तों, आप देख रहे हैं ये 70S है, ये 80S है। आपके मन में सवाल आएगा कि भाई यस क्या चीज़ है? यस दोस्तों रेफर किया जाता है सोडबर्ग यूनिट को। सोडबर्ग यूनिट क्या है दोस्तों? सोडबर्ग यूनिट जो है ये रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। दोस्तों आप ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है 70S राइबोसोम्स का। ठीक है, 70S राइबोसोम जिसको मैंने विकिपीडिया से लिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये लार्जर सब यूनिट होती है और ये जो है स्मॉलर सब यूनिट होती है।
दोनों सब यूनिट को दोस्तों आप देख सकते हैं एक साथ बहुत बढ़िया दिखाया गया है। तो ये इमेज हमने लिया है विकिपीडिया से।